वाला टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द डिमांड फॉर अ गुड राइज विद अ फॉल इन प्राइस एंड फॉल्स विद अ राइज इन प्राइस। देखो, हमने डिमांड के सारे फंक्शंस किए हैं जिसके अंदर हमें ये पता लगा है कि डिमांड का ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हमारे द्वारा की गई डिमांड को अफेक्ट करता है। प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस एक्सेट्रा। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ यही कहता है कि प्राइस के अलावा, कमोडिटी के खुद के प्राइस के अलावा अगर कोई और फैक्टर है वो सारे एज्यूम यानी कि कांस्टेंट रहेंगे, एज्यूम नहीं, कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ हमारे प्राइस में चेंज आएगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम डिमांड कम करेंगे, अगर प्राइस कम होगा तो हम डिमांड ज़्यादा करेंगे। हमेशा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि हमारे प्राइस, कमोडिटी के प्राइस में और हमारे द्वारा की गई डिमांड में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स यानी कि उल्टा। अगर हम प्राइस के बढ़ने पे भी डिमांड ज़्यादा कर रही हैं तो ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं कहलाएगा। ये लॉ ऑफ डिमांड की एक एक्सेप्शन होगी यानी कि अपवाद होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है लॉ ऑफ डिमांड की? एक बात हमेशा याद रखना, हमने राइटर के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन लिखनी है, which is according to the Samuelson. Law of demand states that people will buy more at less price and buy less at more price. Law of demand कहता है कि लोग ज़्यादा तभी खरीदेंगे जब प्राइस कम होंगे और कम तब खरीदेंगे जब प्राइस ज़्यादा होंगे। सेटरी पर्पस और अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, यानी कि जो बाकी फैक्टर हैं हमारे डिमांड को अफेक्ट करने वाले वो सारे के सारे क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। हमारा उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड की विशेषताएं क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट, इन्वर्स रिलेशनशिप। देखो बेटा, मीनिंग से ही समझ में आ रहा है। इन्वर्स रिलेशनशिप, इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या है? हमने अभी भी पढ़ा है कि प्राइस और डिमांड के बीच में एक विपरीत संबंध है। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगी, प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा कि प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रही है हमारी डिमांड। तो डिमांड क्या है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, आधारित है हमारे प्राइस के ऊपर, जबकि प्राइस क्या है? एक आज़ाद वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी पे भी निर्भर नहीं करता। अंडर द लॉ ऑफ डिमांड इट इज़ अफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड। प्राइस का डिमांड पे फ़र्क पड़ता है, ना कि डिमांड का प्राइस पर। नेक्स्ट है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। देखो, सेम बात आ रही है, मीनिंग से ही निकल के आ रहा है। इन्वर्स रिलेशनशिप भी प्राइस पे ही डिपेंड करता है। एंड सेकेंड थिंग, जो हमारे और फैक्टर है, अदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड एक्सेप्ट प्राइस शुडंट चेंज, वो चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ चेंज। हमेशा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? द लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, इट टेल अबाउट द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ये सिर्फ ये बताता है कि हमारे डिमांड की डायरेक्शन क्या होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, आगे होगी, पीछे होगी। ये नहीं बताता, लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताता कि कितना चेंज हुआ है। नेक्स्ट है रिलेटेड विद द टाइम। लॉ ऑफ डिमांड हमेशा टाइम से रिलेट की जाती है, क्योंकि आप सबको पता है हमारी मनी वैल्यू चेंज होती रहती है। आज हमारा प्राइस की जो वैल्यू है, जो हमारी मनी की आज वैल्यू है, वो कल नहीं होती, चेंज होती रहती है। इसलिए जो हमारा प्राइस है, जो हमारी डिमांड है, वो हमेशा समय पर आधारित होती है। नेक्स्ट, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम की एजम्पशंस क्या हैं? हम सबको पता है जो भी अदर फैक्टर है डिमांड को चेंज कर अफेक्ट करने वाले, वो सारे सेम रहेंगे। ये हमारी एजम्पशन है। फैक्टर अदर देन प्राइस, देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हमारे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में कोई भी चेंज नहीं होगा। हमारी इनकम ऑफ द कंज्यूमर में कोई चेंज नहीं होगा। हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होगा। कंज्यूमर डज नॉट एक्सपेक्ट द चेंज इन प्राइस। कंज्यूमर एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा कि प्राइस चेंज हो सकते हैं। तो ये सारे हमने हमारे फैक्टर्स थे जो हमने किए थे, वो लॉ ऑफ डिमांड में हमारे क्या रहेंगे? बिल्कुल कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। देखो, लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। हमने अभी भी पढ़ा है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? हमारा प्राइस और डिमांड में एक विपरीत संबंध होता है। इट ओनली इंडिकेट द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ डिमांड। सिर्फ डिमांड की डायरेक्शन बताता है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड आगे बढ़ी है या फिर पीछे गई है। लॉ ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल विच वी हैव डन अर्लियर। कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल वो टेबल है जिसमें अलग अलग प्राइसेस होते हैं, अलग अलग क्वांटिटी होती है,
अगर वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है तो वो इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा की गई होगी, अगर वो मार्केट डिमांड शेड्यूल है तो वो एक से ज़्यादा कंज्यूमर के द्वारा की गई होगी और हम उनका प्लस कर देंगे। और उनका ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो डिमांड कर्व कहलाता है। डिमांड कर्व देखो हम कैसे बनाएंगे, नीचे हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। और यहाँ पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी वजह से हमारे डिमांड में चेंज आ रहा है। और हमारा डिमांड किसकी वजह से चेंज हो रही है, प्राइस की वजह से। प्राइस एक था तो हमारी डिमांड ज़्यादा थी, प्राइस ज़्यादा हुआ, डिमांड कम होती जा रही है, डिमांड पीछे की ओर जा रही है और हमारे प्राइस ऊपर की ओर हो रहे हैं। तो ये देखो प्राइस हमारा, ये डिमांड क्या है, नीचे की ओर आ रहा है। इस वजह से हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करता है जब हमारे प्राइस में बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाती है। इन्हें ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे तो ये क्या कहलाएंगे, डिमांड कर्व कहलाएंगे। सेम एज इट इज़ इन मार्केट डिमांड कर्व, पहले ए की डिमांड शेड्यूल के अकॉर्डिंग डिमांड कर्व बना देना, फिर बी के अकॉर्डिंग, और देन ये मार्केट डिमांड बन जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास, वाई डज डिमांड कर्व स्लॉप्स डाउनवर्ड। हमारा हमेशा डिमांड कर्व नीचे की ओर क्यों आता है? डाउनवर्ड स्लॉपिंग ऑफ द डिमांड कर्व विच इज़ अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कई कारणों की वजह से हमारा डिमांड कर्व नीचे की ओर आता है। फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब है घटती सीमांत दर। देखो घटती सीमांत दर क्या होता है, हमेशा आप कुछ भी चीज़ कंज्यूम करोगे तो आप जब भी, आपको देखो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आप कुछ भी खाते हो तो आपको उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है। धीरे धीरे आपका टमी फील होता जाता है तो आपको उससे जो संतुष्टि मिलती है, जो आपकी चाह है वो कम होती रहती है उस चीज़ के प्रति। तो वही है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब नीचे जाना। जो आपको सेटिस्फाइंग पावर मिल रही थी एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से, वो हमेशा क्या हो रही है, नीचे की ओर जाती रहती है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अ कंज्यूमर बाइज एनीथिंग बिकॉज इट हैज़ यूटिलिटी। आप कुछ भी खरीदते हो, कुछ भी कंज्यूम करते हो, उसके अंदर कुछ सेटिस्फेक्शन होती है, आप कुछ सेटिस्फाई होके तो खरीदते हो, फ्री फंड में तो कोई चीज़ नहीं खरीदोगे। तो इट हैज़ यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू दैट प्रोसेस। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो प्रोसेस होता है इन विच मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, जिसके अंदर मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है एक और एडिशनल यूनिट अगर आप कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जाएगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, नीचे होती जाती है एज मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इज परचेज, जैसे जैसे आप ज़्यादा खरीदते हो। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ द गुड। इट कैन बी एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। देखो नीचे लिखा हुआ है, इफ़ एन हंग्री मैन टेक्स चपाती, वन चपाती एंड गेट्स द यूटिलिटी ऑफ 10 यूटिल्स। देखो अगर एक भूखा आदमी है वो एक रोटी खाता है तो उसे 10 यूटिल्स, हमेशा यूटिलिटी को यूटिल्स के फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, 10 यूटिल्स उसे मिलती हैं। बट व्हेन ही मेक एडिशन इन टेकिंग द चपाती देन ही डोंट गेट द सेम और मोर यूटिल, द मार्जिनल यूटिलिटी विल गो डाउन। ये कह रहा है कि अगर वो एक और यूनिट अगर खाता रहता है, जैसे जैसे वो ज़्यादा खाएगा उससे मिलने वाली जो यूटिल्स है उसी 10 से 8, 8 से 7, 5, 6, 4 ऐसे कम होती जाएगी। देखो यूटिलिटी शेड्यूल भी बनाया हुआ है। यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम, यूटिलिटी 1 2 3 4, आपने यूटिलिटी यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, यूनिट बढ़ा रहे हो बट उससे मिलने वाली जो आपको यूटिलिटी है वो कम हो रही है। आपने एक खाई थी, आपको 8 यूटिल्स मिले थे, 2 कंज्यूम किए तो आपको 6 मिले हैं। जैसे जैसे आपने यूनिट्स अपनी इंक्रीज़ करी हैं वैसे वैसे जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो गई। नेक्स्ट है आपका इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट मीन्स द चेंज इन पर्सनस रियल इनकम। इनकम इफेक्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपके पास पैसे ज़्यादा आएंगे, नहीं। इनकम इफेक्ट का मतलब है कि आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। अगर प्राइस कम हो जाते हैं एक चीज़ के तो आप उस चीज़ की क्वांटिटी को ज़्यादा खरीद सकते हो, ठीक है। तो इनकम इफेक्ट वो पर्सन रियल इनकम से रिलेट करता है बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। रियल इनकम मीन्स चेंज इन द गुड्स और सर्विसेज। कैसे, देखो सपोज अ पर्सनस इनकम इज़ ₹15 पर डे। एक पर्सन की इनकम 15 रुपये एक दिन की है एंड ही वॉन्ट्स टू बाई एप्पल ऑफ ₹5 पर kg, और वो 5 रुपये पर किलो आलू खरीदता है, एप्पल, एंड ही कैन ओनली बाई 3 kg ऑफ एप्पल विद दिस इनकम। 15 रुपये से अगर 5 रुपये किलो है तो वो 3 किलो ही तो सेब खरीद सकेगा। इफ़ द प्राइस ऑफ द एप्पल विल गो डाउन, अगर वो कम हो जाते हैं उसके प्राइस 3 पर kg हो जाता है तो नाउ वो 5 kg एप्पल खरीद सकेगा।
यानी कि उसकी रियल इनकम बढ़ गई। प्राइस में कम होने की वजह से आपके खरीदने की क्षमता बढ़ गई, चाहे आपकी इनकम उतनी ही क्यों ना हो। तो इसलिए आपका प्राइस में कम होने की वजह से डिमांड ज़्यादा हो रही है, उल्टा रिलेशन है। तो ये आपकी क्या है, लॉ ऑफ डिमांड की लॉ ऑफ डिमांड का ये बताता है कि आपका लॉ ऑफ डिमांड नीचे क्यों जा रहा है। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट गुड हम पढ़ चुके हैं कि आपका जो गुड एक दूसरे की जगह पे यूज़ की जाती हैं, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी क्या बताता है कि एक चीज़ के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरी चीज़ के डिमांड में फ़र्क आ जाता है, इसीलिए आपका लॉ ऑफ डिमांड लागू होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मीन्स द चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में चेंज होना। सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर यूज़ की जाती हैं, जैसे कि टी और कॉफ़ी, कोला एंड पेप्सी। पीपल ऑलवेज प्रेफर दैट गुड whose substitute price is less in comparison to its substituted product। हमेशा हम वही गुड खरीदेंगे, चाय या कॉफ़ी है, दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज़ की जाती हैं। चाय में पड़ने वाले इंग्रेडिएंट और हमारे कॉफ़ी में पड़ने वाले इंग्रेडिएंट, या फिर कॉफ़ी तो एज इट इज़ मेड होती है, तो आपको जो सस्ती पड़ेगी आप उसकी डिमांड ज़्यादा करोगे, ठीक है। तो एक चीज़ के प्राइस में चेंज होने की वजह से आपने दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज कर देते हो। इफ़ द प्राइस ऑफ द टी गोज़ डाउन, अगर आपके टी के प्राइस कम हो जाते हैं, देन द कंज्यूमर हु प्रेफर टू ड्रिंक कॉफ़ी, जो कॉफ़ी पीना पसंद करते थे, विल शिफ्ट देयर डिमांड टू टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, चाहे आपके कॉफ़ी के प्राइस वो सेम ही क्यों ना रहें। नेक्स्ट आता है डिफरेंट यूजेस। सम गुड्स हैव मोर देन वन यूज़। कुछ गुड्स होती हैं जिनका एक से ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि मिल्क है, उसका आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हो। सो द पीपल विल यूज़ मोर ऑफ दैट गुड। आप ऑब्वियस सी बात है दूध का प्रयोग कब ज़्यादा करोगे, जब उसके प्राइस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, साइज ऑफ द कंज्यूमर गुड। एट द लोअर प्राइस द साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप विल इंक्रीजेस। जैसे जैसे आपके प्राइस कम होंगे तो कंज्यूमर ग्रुप इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर आपके साथ जुड़ जाएंगे उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले। बिकॉज when the price of a good fall, then these people who are not able to buy that good first or previously, they will also buy that good at the lower price। यानी कि जो लोग पहले नहीं खरीद पाते थे उस चीज़ को, वो भी अब खरीदने लग जाएंगे। तो सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से देखो कितना सारा इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करती है। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू नेक्स्ट